इंफीरियर वेना कावा में राइट और लेफ्ट इलियक वेन यूनाइट होकर के इंफीरियर वेना कावा बनाती है, जो मीडियन सजाइटल प्लेन के राइट साइड में होती है। यह डायफ्राम के कैवल ओपनिंग से नीचे की ओर डिसेंड करती है ना, इंफीरियर वेना कावा। अब देखेंगे कि जब अल्ट्रासाउंड करना है तो फास्टिंग रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बॉवल गैस किसी तरह का प्रॉब्लम ना करे, इमेज अच्छी आए, इसलिए 6 से 8 घंटा की फास्टिंग होनी चाहिए। पेशेंट की जब स्कैनिंग करेंगे ना तो टॉवल को इलियक रीजन के नीचे से पूरा कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर का एरिया ओपन रहेगा कि हम अच्छे से एओर्टा या इंफीरियर वेना कावा की स्कैनिंग करें। कर्व लीनियर प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है और कर्व लीनियर प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। 2 से 5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ट्रांसवर्स स्कैन करेंगे। ट्रांसवर्स स्कैन जब करेंगे तो इपीगैस्ट्रिक रीजन से नीचे की ओर स्कैन करेंगे। ट्रांसवर्स स्कैन करने के दौरान हम पूरे वेना कावा की स्कैनिंग को ट्रेस करते हुए इमेज लेते हैं। जब मिड के पास की स्कैनिंग को देख रहे हैं, यहां पर देखिएगा तो ये इंफीरियर वेना कावा है और ये जो राउंड दिखाई दे रहा है ये एओर्टा दिखाई दे रहा है और जो नीचे दिखाई दे रहा है ये स्पाइन है। तो ये मिड स्कैन के पास से सारी चीज नजर आ रही है। ये एक रियल टाइम इमेज है जिसमें आप देखिएगा कि इंफीरियर वेना कावा ज्यादा से ज्यादा वो फ्लैटेड ओवल शेप का स्ट्रक्चर आता है, एओर्टा राउंड। एओर्टा जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, इंफीरियर वेना कावा राइट हैंड साइड में है। इंफीरियर वेना कावा बार बार सांस रेस्पिरेशन करने से खुलता और बंद होता है ना। इसमें पल्सेटाइल पाया जाएगा, जबकि एओर्टा जो है वो पल्सेटाइल नहीं होता है। तो इस तरह हम लोग बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। एओर्टा पे दबाव देने से, प्रेशर देने पे कोई चेंज नहीं होगा। इंफीरियर वेना कावा पे दबाव देने से वो कॉम्प्रेस करता है। तो ये एक इमेज है जिसमें आपको ट्रांसवर्स स्कैनिंग की जा रही है और इंफीरियर वेना कावा और एओर्टा को एक साथ देखा जा रहा है। हम लोग ट्रांसवर्स स्कैन करेंगे, उसके तुरंत बाद हम प्रोब को जैसे रोटेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल के लिए जैसे ही रोटेट किया गया तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर वेना कावा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आने वाला है और लॉन्गिट्यूडनली इसमें किसी तरह की भी एबनॉर्मेलिटी होगी उसको देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है? तो थ्रोम्बोसिस हो गया, कुछ भी हो गया तो हम यहां इंफीरियर वेना कावा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हेपेटिक वेन भी आपको ब्लू में आएगा। जब कलर डॉपलर ऑन करेंगे ना तो हेपेटिक वेन भी ब्लू आएगा, इंफीरियर वेना कावा भी ब्लू आएगा, ठीक है। हम कलर डॉपलर ऑन करके दिखा रहे हैं। देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्लू आ रहा है। तो ब्लू आ रहा है तो ये इंफीरियर वेना कावा है। अगर एओर्टा होता तो वो रेड से नजर आता। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करके इंफीरियर वेना कावा को देख सकते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूं जो एबनॉर्मेलिटी है, एनॉमली रिलेटेड टू इंफीरियर वेना कावा, जिसमें इंफीरियर वेना कावा में जो मास का फॉर्मेशन होता है ना, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए या थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। Today I am going to teach last topic of this unit. ये टॉपिक फिनिश होने के बाद आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो इंफीरियर वेना कावा से रिलेटेड है वो है मासेस इन द इंफीरियर वेना कावा। अब एनोमली या एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू इंफीरियर वेना कावा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और चूंकि ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये एक लार्ज या बड़ी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाती है और ये एक ट्रैक्ट है, ये रास्ता है ब्लड के जाने का। ये रास्ते में किसी तरह की खराबी हो जाए या रास्ता गड़बड़ा जाए, सिंपल सा यही तो एबनॉर्मेलिटी होती है जिसको हम लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि मास इन द इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा में मास आ जाना, तो इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर वहां पे मास है
अगर इंफीरियर वेना कावा में मास होगा तो जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेशर में चेंज है, सर्कुलेशन के प्रेशर में चेंज है। अब जो भी मास होगा वो रास्ते को पार्शियली ब्लॉक करेगा। कंप्लीटली ब्लॉकेज की बात तो नहीं होगी। कंप्लीटली ब्लॉकेज का मतलब होता है इंसान की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्शियली ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड के प्रेशर में एक चेंज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कलर डॉपलर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होता है। और दूसरी चीज, कलर डॉपलर किस तरह से हेल्प करता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरी चीज के ये जो ब्लॉकेज है ये किसी मास की वजह से हो सकता है, ये किसी मास की वजह से हो सकता है। मास कहने का मतलब क्या कि ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। प्लेटलेट्स जम रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट जम रहे हैं, जमने की वजह से एक रास्ता का ब्लॉकेज हुआ, ठीक है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एनी टाइप ऑफ ट्यूमर। देखिएगा कि अगर उसके अंदर ट्यूमर है या थ्रोम्बोसिस है तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वो डिफिकल्ट टास्क को हमको करना है क्या, आसान कर देना है कि हम अपनी डायग्नोसिस को कर सके और डॉक्टर के सामने एक अच्छी रिपोर्टिंग जाए और उसमें डॉक्टर को ये पता चले कि पेशेंट is whether suffering from thrombosis or from any type of tumor due to which there is partial blockage of the inferior vena cava। inferior vena cava में क्या partial blockage है, चलिए आइए इसमें देखते हैं यहां पे क्या मेंशन करता है। मैं साइज को थोड़ा बड़ा करता हूं और इसको थोड़ा यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। masses in the inferior vena cava, well defined echogenic structure within the vena cava are probably due to thrombosis या thrombus or to an extension of renal tumor। इकोजेनिक स्ट्रक्चर अगर वेना कावा में नजर आता है तो वो हो सकता है कि थ्रोम्बस हो या रीनल ट्यूमर का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द से क्या समझते हैं? मेलेग्नेंसी, मेलेग्नेंसी एक कंडीशन होती है। यहां पर हम लोग एक फिगर नंबर 38A है और मेलेग्नेंसी जो कंडीशन होती है वो कैंसर को इंडिकेट करती है, कैंसर ट्यूमर को इंडिकेट करती है। तो अगर कोई कैंसरस ट्यूमर होता है वो आगे चलने के बाद जब वो मेटास्टैटिक रूप हासिल कर लेता है, मेटास्टैसिस होता है, तो उस कंडीशन में वो अपने जगह से दूसरे जगह भी फैल सकता है, बॉडी के किसी जगह में भी हो सकता है। वो ट्यूमर अगर ब्रेन में है, कैंसरस ट्यूमर, वो अगर मेटास्टैटिक हो चुका है तो वो चेस्ट कैविटी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेटास्टैटिक कंडीशन बहुत खराब कंडीशन होती है और उसमें फुल सर्वे के लिए आज के डेट में न्यूक्लियर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं फिगर नंबर 38 और आपको पता चलेगा यहां पर रीनल ट्यूमर एक्सटेंशन के बारे में क्या बोल रहा है। फिगर नंबर 38A, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फिगर नंबर 38A में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेना कावा की आउटलाइनिंग को दिखाया है
है ना, वेना कावा की आउटलाइनिंग को दिखाया है। और ये जो आउटलाइनिंग है इसके अंदर कुछ ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। डायग्नोसिस करने वाले ने, है ना, आयोटा नीचे है, नीचे यहां क्या दिखाई दे रहा है, आयोटा, ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। और ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, और लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में अमूमन आयोटा नहीं आ पाता, लेकिन आपका जो स्कैन है कॉर्नल है। आप लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे तो आयोटा नहीं आएगा, लेकिन कॉर्नल स्कैन है, सॉरी, दिस वन इज कॉर्नल स्कैन, और कॉर्नल स्कैन में दोनों आएगा। कॉर्नल स्कैन से क्या समझते हैं, कोई बताएंगे, एनीवन? सर प्लीज डिस्क्राइब अबाउट इकोजेनिक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर, किसने, वीरेंद्र ने बोला था, ठीक है, मैं इकोजेनिक को मैं समझाऊंगा। पहले कॉर्नल समझ लीजिए, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉर्नल। कॉर्नल स्कैन, ठीक है, when you will put probe from this side and scan body organ, है ना, then this is cornel scan। समझ में आ गया? कॉर्नल, कॉर्नल प्लेन होता है ना, कॉर्नल प्लेन होता है जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटता है, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। तो मेरे बॉडी को काटिएगा, ये स्कल है, इसको अगर ऊपर से काटते हैं तो ये कॉर्नल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीडियन सजाइटल, ठीक है। तो अगर हम सजाइटली रखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ऐसे काटते हैं तो ट्रांसवर्सली हो जाता है, और साइड से काटते हैं तो कॉर्नली हो जाता है। तो जब हम कॉर्नल स्कैन करेंगे, जब हम लोग कॉर्नल स्कैन करेंगे तो आपको दोनों की इमेजेस आएगी, है ना। पहले इंफीरियर वेना कावा आएगी, देखिए पहला साउंड वेव इधर जा रहा है और फिर जाएगा आयोटा के पास। तो मैंने क्या बताया था, पहले जो स्ट्रक्चर आएगा वो आईवीसी भैया आएंगे, आईवीसी भैया आएंगे, और दूसरे नंबर पर आयोटा भैया आ जाएंगे। तो आपको दोनों नजर आएगा, क्योंकि ये इमेज बड़ी कमाल की होती है, ये अल्ट्रासाउंड इमेज है ना। ये इमेज में ओवरलैप का लफड़ा नहीं होता है, ये एक्सरे नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों नजर आने वाला है, आपको इंफीरियर वेना कावा भी नजर आएगा और एओर्टा भी नजर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आगे आता हूं। आपका सवाल था कि सर इकोजेनिक क्या होता है। पहले मैं एक घूंट चाय मारता हूं, दूसरा घूंट भी पी लेता हूं। हाँ, अब देखिए, इसको मैंने एकदम शुरू में बताया था। साउंड की एक प्रॉपर्टी है, साउंड की एक प्रॉपर्टी है, अगर एक हॉल में एक बंदा गुहार लगाता है, कुछ बोलता है, तो ये दीवार से जाकर के टकराएगा, और ये टकराई हुई आवाज इसको वापस अपने कान में मिल जाएगी। क्योंकि जो साउंड वेव जाकर के दीवार के वॉल से टकराता है, वो टकराने के बाद फिर वापस आता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं आवाज का गूंजना। उसको अंग्रेजी में क्या उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इको, आवाज का गूंजना।
एक बड़े हॉल में खड़े हो जाइए, सेमिनार हॉल में, है ना, उसमें एक बंदा नहीं होना चाहिए, एक आध तो रहेगा, कोई बात नहीं, और उसके बाद आप जब बोलिएगा तो आपको लगेगा कि आवाज गूंज रही है। वो गूंजना क्या होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकलती है, दीवार से टकरा के वापस आती है, उसी को हम लोग इको कहते हैं, उसी को हम लोग इको कहते हैं। तो साउंड की ये प्रॉपर्टी है कि किसी सरफेस से टकराएगा तो टकरा करके वो वापस आएगा, और जिस सरफेस से टकराए वापस नहीं आए तो वहां पर उसका इको नहीं हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में इसी कॉन्सेप्ट पर अल्ट्रासाउंड काम करता है। जैसे कि अगर ये खून की नली है, ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर अगर ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। तो अल्ट्रासाउंड सबको एक नजर से देखता है, चाहे वो पस हो, फ्लूइड हो, बॉडी फ्लूइड हो, यूरिन हो, उसके लिए लिक्विड है। लिक्विड के साथ साउंड वेव का बिहेवियर ये होता है कि साउंड वेव जब लिक्विड से टकराता है तो वो वापस नहीं आता, तो वहां पर इको नहीं होता। तो इको जब नहीं होता तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एनीकोइक, ठीक है, वो चीज को कहते हैं एनीकोइक। एनीकोइक यानी कि ब्लैक। अब देखिए कि ये वेसल तो है, वेसल की ये दीवार जो है ये तो इकोजेनिक है, तो दीवार तो पतली सी बनेगी ही, ठीक है, और इतना दूर इको नहीं हुआ तो यहां से रिफ्लेक्शन नहीं आया, और जितना दूर रिफ्लेक्शन नहीं आया मशीन की स्क्रीन ब्लैक रह जाएगी। इको आएगा तब ना स्क्रीन चमकीली होगी, तो इको आया ही नहीं तो वो ब्लैक हो रहे। आप अल्ट्रासाउंड मशीन खोलते हैं तो स्क्रीन खुलने पर वो ब्लैक रहती है, ठीक है, तो जहां जहां से साउंड वेव आता है वहां वहां पे चमक बनती जाती है। तो यहां पे क्या होगा कि दीवार की जो है चमक बन जाएगी, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो फ्लूइड का, उसने तो कोई साउंड निकाला ही नहीं, साउंड टकरा के वापस आई ही नहीं, एनीकोइक हो गया, है ना, एनीकोइक हुआ, एनीकोजेनिक हुआ, क्योंकि वहां से इको वापस नहीं आ रहा तो वो ब्लैक हो जाएगा। इको जिस दिन वापस आ जाएगा, अब मान लीजिए कि इसके अंदर एक ऐसा मास डेवलप कर गया, थ्रोम्बोसिस, ज्यादा ठोस हो गया, है ना, और उस कंडीशन में इसकी ये थ्रोम्बोसिस अब ऐसा हो गया कि इसका रिफ्लेक्टिव नेचर है ज्यादा, तो ये इकोजेनिक नेचर का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इकोजेनिक नेचर का हो जाएगा, हल्का सा इकोजेनिक होगा। अब ये जब इकोजेनिक होगा तो इससे जो है साउंड वेव टकरा के वापस आने लगेंगी, इससे साउंड वेव टकरा के वापस आएंगी। और वही चीज ट्यूमर के साथ भी हो रहा है कि ट्यूमर भी एक ऐसा मास है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे साउंड वेव टकरा के वापस आ रही है। तो हमको जो स्क्रीन पर अब मेरे को क्या दिखाई देने वाला है, मेरे को स्क्रीन पर वो दिखाई देना चाह रहा है कि एक अंदर में एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो अंदर से चमक को निकाल रही है, वो राउंड तरह की, यानी कि एक पैटर्न तैयार हो गया और एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, एक डिफरेंस आने लगा वेसल के अंदर, ठीक है, कि देयर इज समथिंग। अब जो आदमी इसको डिफरेंशिएट करने की ताकत नहीं रखता है या समझने की ताकत नहीं रखता है तो वो लिख देगा, उसकी भी डायग्नोसिस सॉलिड होगी, देयर इज अ मास सीन इनसाइड द ब्लड वेसल। मास आमतौर से ट्यूमर को कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो मास किसी चीज को भी कह सकते हैं। ब्लड का कलेक्शन भी अपने आप में एक मास है ना, ग्रुप ऑफ पीपुल स्टैंडिंग कहीं पर रोड साइड में, तो उसको भी तो मास कहा जाता है। तो मास ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल का कलेक्शन हो गया, यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन है, ठीक है, ब्लड यानी कि प्लेटलेट्स का कलेक्शन है, इसलिए हम एक रफ लैंग्वेज में इसको मास कह सकते हैं। एक्यूरेट लैंग्वेज और डिफरेंशिएट करने वाली लैंग्वेज में हम इसको ट्यूमर कह सकते हैं और एक को थ्रोम्बस कह सकते हैं। ये पक्का डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप थ्रोम्बस लिखते हैं कि इट मीन्स कि आपका इशारा है सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट पर। चलिए अब पूछिए क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका क्लियर हो गया,
चैट बॉक्स में, यस सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? इको से समझ गए ना? नो सर। तो इको का मतलब हो गया जी। इकोजेनिक यानी कि चमकीला, ठीक है ना? इकोजेनिक यानी कि चमकीला, चमक आ रही है तब उसकी इमेज बन रही है, ठीक है? जैसे ये जो वॉल देख रहे हैं, तो ये वॉल की भी चमक बन रही है, ठीक है? अंदर में काला होना चाहिए था, टकाटक काला, एकदम ब्लैक, ब्लैक काला होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है। जैसा यहां पर ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, तो वैसा ब्लैक आना चाहिए था, वैसा ब्लैक नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि वहां पे कोई ट्यूमर है। हाउ यू विल कंफर्म वेदर इट इज ट्यूमर और नॉट? इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। जस्ट open color Doppler of your ultrasound machine. When you will open color Doppler system of your ultrasound machine, then what you will find? You will find vascular supply to the tumor. अगर कोई ट्यूमर होता है तो वो सेल का बना होता है, और वो ट्यूमर में कैपिलरी होती है, उसके अंदर जो है ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर वो ट्यूमर होगा वाकई में, अगर वो वाकई में ट्यूमर होगा, तो उसमें जो है आपको कुछ कलर्स आना स्टार्ट करेंगे, कुछ कलर्स आना स्टार्ट कर जाएगा, ब्लू, रेड, ब्लू। तो इस तरह जो कलर को दर्शा दे अपने ऊपर, ब्लू लाल, ब्लू लाल, वो हो गया आपको ट्यूमर। क्लियर? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपने मशीन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल किया तो उसमें आपने कलर डॉपलर ऑन किया, और जो ट्यूमर होता है, जो मांसपेशी होती है, वो सेल का बना होता है ना? और वो सेल अगर है तो उसके अंदर रक्त की सप्लाई होगी, उसको न्यूट्रिशन मिलने के लिए, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के लिए, तो उसमें वेसल जो है आ जाएंगे। ठीक है, बात हो गई क्लियर? तो इससे हम कंफर्म कर लेंगे, यस इट इज अ मास, यह एक मास है, यह एक ट्यूमर है। इसका एक एक्यूरेट वर्ड ट्यूमर लिख सकते हैं। अगर ये थ्रोम्बस होगा, कलर डॉपलर आप ऑन कर दीजिए, कुछ फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है। अगर ये थ्रोम्बस होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्रोम्बस कुछ नहीं है, वो प्लेटलेट का जमना है, जम करके एक बॉल जैसा हो गया, उसके अंदर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं रहेगी। तो हाउ यू विल एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूमर एंड थ्रोम्बस? जस्ट बाय ओपनिंग योर कलर डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कलर डॉपलर इफेक्ट ऑफ योर अल्ट्रासाउंड मशीन। वंस यू विल open the color Doppler effect of your ultrasound machine, then you will be easily able to differentiate between tumor and thrombosis. ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्प कर देती है आपकी मशीन। चलिए अब आगे आते हैं। वेल डिफाइंड इकोजेनिक स्ट्रक्चर विद इन वेना cava are probably due to thrombus or an extension of renal tumor. Extension of renal tumors और एनी टाइप ऑफ ट्यूमर। एक्सटेंशन ऑफ रीनल ट्यूमर का मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि ट्यूमर निकल के एक्सटेंशन वायर देखा है ना, गोल ऐसा होता है, उसमें से एक तार निकलता है और जाके प्लग इन हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, बट दिस टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर कैंसरस ट्यूमर। तो इस तरह की स्थिति अगर होती है तो आपको किडनी की स्कैन करना होगा, राइट और लेफ्ट किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी की आप स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, आप क्या पाते हैं कि राइट या लेफ्ट किडनी में से किसी किडनी पर एक ट्यूमर दिखाई देता है, जैसा वेना कावा में दिखाई दे रहा है। तब तो आप कंफर्म हो जाएंगे बगैर कलर डॉपलर ऑन किए हुए कि ये जो है किडनी से निकला हुआ ट्यूमर है, यानी कि किडनी में जो ट्यूमर हुआ है उसी का एक्सटेंशन है, मेटास्टैसिस है, कैंसरस ट्यूमर है। आप प्रूफ कर दीजिएगा अल्ट्रासाउंड देख करके, यस इट इज कैंसरस। क्योंकि एक जैसा ट्यूमर जब दूसरे जगह पे फैलता है, तीसरे जगह पे फैलता है, तो वो कैंसर को इंडिकेट करता है। ठीक है,
अब हम बोल देते हैं कि नहीं ये एक्सटेंशन नहीं है, अब कंफर्म करो कि ये ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं। कलर डॉपलर इफेक्ट, और इवन हियर ऑल्सो वी विल यूज कलर डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑलवेज चेक आउटलाइन ऑफ किडनी व्हेन देयर आर इकोजेनिक स्ट्रक्चर विद इन वेना कावा। ये वही बोल रहा है कि जब तुम वेना कावा में किसी तरह के ट्यूमर को देखते हो और तुमको लग जाता है ऐसा कि वेना कावा में जो ट्यूमर है, जो मांस है ना, है ना, वेना कावा में जो ट्यूमर या मांस है, ये ट्यूमर या मांस कहीं किडनी से तो नहीं आया। तो तुम राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का इमेज देख लो, हो सकता है किडनी में एक ट्यूमर डेवलप किया हुआ हो। ठीक है, ये बोल रहा है इसको, जब वेना कावा देखो तो उसको छोड़ो मत, उसमें फोकस करो। करना तो है ही है, लेकिन उसको फोकस कर दो। ठीक है, आप हो सकता है सिर्फ वेनस और स्कैनिंग ऐसा आया हो जिसमें आयोटा और इंफीरियर वेना कावा का स्कैनिंग करना हो, लेकिन मेरी मजबूरी होगी कि हम उसमें किडनी को जरूर देखेंगे, इसलिए कि दोनों इंटरलिंक्ड रहता है। ए लार्ज वेनस चैनल पैरेलल टू द कोर्स ऑफ वेना कावा मे बी डायलेटेड ओवेरियन और स्पर्मेटिक वेन। एक बड़ा वेनस चैनल जो वेना कावा में भी डायलेटेड, ठीक है, एक बड़ा वेनस चैनल जो कि वेना कावा के बगल से गुजरता है, वो डायलेटेड ओवेरियन या स्पर्मेटिक वेन होता है। ठीक है, आप तो ऐसा जान रहे हैं कि इसके पैरेलल से आयोटा ही सिर्फ गुजरता है ना। ठीक है, मैं यहां से ले लेता हूं। ये हो गया किडनी और ये हो गया किडनी। ठीक है, और मैंने इसको मिला दिया इंफीरियर वेना कावा से। ठीक, तो ये है इंफीरियर वेना कावा। इसी के पैरेलल में पैरेलल वर्ल्ड ऐसे ही है, एक इससे मिलता जुलता और है, लेकिन वहां की दुनिया उल्टी चलती है या इसकी दुनिया उल्टी चल रही है। एक हो गया आयोटा जो आप जान रहे हैं कि इसके पैरेलल ही रहता है, लेकिन उसके अलावा भी पैरेलल स्पर्मेटिक वेन भी होता है या ओवेरियन वेन भी होता है। तो आप अगर पैरेलल में डायलेटेड हो जाएगा ज्यादा तो वो विजुअलाइज होगा, लगेगा कि अरे इंफीरियर वेना कावा के जैसा एक और बगल में पैरेलल में दिखाई दे रहा है। तो वो हो सकता है, हो सकता है क्या वो होगा स्पर्मेटिक या ओवेरियन वेन होगा। ठीक है, तो वो होता क्या है कि यहां से एक निकलता है वेन, ठीक है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, है ना, ये नीचे जाएगा, है ना, और ओवरी में सप्लाई यदि करता है तो वो ओवेरियन वेन हो जाता है। और अगर इस पुरुष का है तो वो स्पर्मेटिक वेन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी के रीनल वेन से एक एक्सटेंशन निकला, है ना, एक इसमें से निकला जो इसके बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, दूसरे साइड आप जब देखते हैं तो वेना कावा जो है इससे डायरेक्ट एक और निकलता है जो इसके पैरेलल होता है, लगभग यहां से निकालते हैं। रुक जाइए,
हम्म, यहां से एक और निकलेगा, तो इसके पैरेलल ही जाएगा और ये दोनों नीचे आएगा और ये अपना फैल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओवेरियन और स्पर्मेटिक वेन। ठीक है, इसका ये जो है 3 से 13 होना चाहिए, 3 से 13 तक होना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर चला जाता है, ठीक है, इसके बियॉन्ड चला जाता है, इट मीन्स कि ये डायलेट कर रहा है, ये डायलेट कर गया है। और आईवीसी कितना होना चाहिए, 13 से 30 होना चाहिए। तो ये 20 से अधिक जाता है इंफीरियर वेना कावा के, ये डायलेट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, डायलेटेशन ज्यादा है। और स्पर्मेटिक वेन और ओवेरियन वेन का जो चैनल है, जिस तरह वो वेना कावा के पैरेलल जाता है, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई, बट इट बिकम मोर विजिबल व्हेन इट गेट ओवर डायलेटेड। व्हेन, जब ये 15 के हो जाए, 16 के हो जाए, डायलेट कर जाए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से या किसी और वजह से, है ना, तो इस कंडीशन को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक लार्ज वेनस पैरेलल टू कोर्स ऑफ वेना कावा में बी डायलेटेड ओवेरियन, हो सकता है कि वो डायलेटेड ओवेरियन या स्पर्मेटिक वेन है। इसको हम लोग देखते हैं फिगर नंबर 38 बी। फिगर नंबर 38 बी आपको ये बताएगा ओवेरियन या स्पर्मेटिक वेन। औरत में है तो वो ओवेरियन वेन होगा, पुरुष में है तो स्पर्मेटिक वेन होगा। अपियरेंस विल बी सेम, अपियरेंस सेम टू सेम रहेगा। तो 38 बी। ठीक है, ठीक है। अब इंफीरियर वेना कावा के पैरेलल आपको एक वेन दिखाई दिया, है ना, जो जिसमें थ्रोम्बोसिस हो गई है, इसके वॉल पर जम गया है और ये काफी नैरो हो गया, इसका स्टेनोसिस हो गया है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस फिगर से दिखा रहा हूं, इससे आपको समझना है। ठीक है ना, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये थ्रोम्बोसिस का पार्ट है, ये थ्रोम्बोसिस का पार्ट है, बीच में काफी नैरो हो चुका है। ठीक है, और इस चीज को भी कॉर्नल स्कैन से देखा जा रहा है। इसको कौन स्कैन से देखा गया, कॉर्नल स्कैन से देखा जा रहा है। ठीक है, तब मेरे पास इमेज आती है और हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह की भी इमेज आएगी। ये हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये हो गया एओर्टा। ये दोनों इतनी पतली होती है कि ये विजिबल नहीं होती है, लेकिन जब इसमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी होंगी तो ये ज्यादा विजिबल हो जाएंगी। डायलिटेशन इनको ज्यादा विजुअलाइज कर देता है, अदरवाइज ये निग्लिजिबल हो जाती हैं। तो ये जब ज्यादा डायलेट करती हैं तो एक साइड आपको ये दिखाई देंगी स्पर्मेटिक या ओवेरियन वेन, दूसरे साइड यानी कि इस आजू बाजू स्पर्मेटिक या ओवेरियन वेन होंगी। ठीक है ना, किडनी के नीचे से, किडनी के नीचे से ऐसा सीन आपको दिखाई देगा। उसके ऊपर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहां रीनल, रीनल की कहानी जब आती है यहां से, तब आपको ये इस तरह का वस्कुलर सिस्टम आपको नजर आएगा। बात हो गई क्लियर। अब आगे आइए,
हम यहाँ पे वेना कावा का क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। चेक्ड टू एक्सक्लूड इंट्राल्यूमिनल फिल्टर, हमारी जो चेकिंग होगी इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे इंट्राल्यूमिनल फिल्टर, ठीक है। फिगर नंबर 38C, ठीक है। इफ देयर आर कावा, द क्लिनिकल हिस्ट्री, इफ देयर आर ब्राइट इकोजेनिक रिफ्लेक्टर। बस 2 मिनट पे फोन करते हैं, क्लास ले रहे हैं, तुरंत एकदम फोन करते हैं, बंद होने वाला है 4 मिनट में, ठीक है ना। ठीक, तो इफ देयर आर ब्राइट इकोजेनिक रिफ्लेक्टर विथ एक्वेस्टिक शैडोइंग, अगर वहां पर ब्राइट चमकीला रिफ्लेक्शन हो, उसके साथ शैडोइंग हो विद इन वेना कावा, द क्लिनिकल हिस्ट्री शुड बी चेक्ड, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री भी चेक किया जाएगा। एक्सक्लूड एंड इंट्राल्यूमिनल फिल्टर, इंट्राल्यूमिनल फिल्टर को एक्सक्लूड करते हुए, छाटते हुए, फिगर नंबर 38C को देखिए। 38B और C, मस्ट सी 38C। 38C में आप क्या देख रहे हैं कि इंफीरियर वेना कावा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके एक टर्मिनल पे, ठीक है, हम इसको सेंटर में भी ले सकते हैं प्रोब को आगे करके, ठीक है। तो यहां पे आपको थ्रोम्बोसिस विद इन कावल फिल्टर के पास जो है, यहां पे जो है इस एरिया में हमें थ्रोम्बोसिस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम इस थ्रोम्बोसिस को देख सकते हैं, हम लोग इस थ्रोम्बोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्रोम्बोसिस है, और ये थ्रोम्बोसिस जो है, इस थ्रोम्बोसिस का जो आउटलाइनिंग है ये काफी चमकीला दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे फोकस करेंगे, कलर डॉपलर भी इवन ऑन करके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और इवन ये चमकीला होने के बावजूद, ज्यादा चमकीला होने पर इसमें से शैडो भी हो सकता है नीचे की तरफ आए, ठीक है ना। व्हेन एवर थ्रोम्बोसिस और ट्यूमर इज सस्पेक्टेड, जब भी हम किसी तरह के ट्यूमर या थ्रोम्बोसिस को सस्पेक्ट करते हैं तो एग्जामिन जरूर करना है वेना कावा को थ्रू आउट लेंथ, ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको स्कैनिंग करते जाना है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करके एक बार चेक कर लेंगे, एक बार कॉर्नल स्कैन करने के बाद चेक करेंगे, ठीक है। और नंबर 3 हम लोग इसका ट्रांसवर्स स्कैन करके भी चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में किसी तरह का कोई सस्पेक्टेड कंडीशन नहीं दिखाई देता है तो बहुत जरूरी नहीं कि कॉर्नल स्कैन करें। स्कैनिंग जो है आपके नीड के हिसाब से आप चूज करेंगे कि हमको क्या दिक्कत लग रही है और उसको हम कैसे देखें, कैसे बेहतर करके देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज, कोई जगह को आपको फोकस करना है, वो लॉन्गिट्यूडनल में भी आपको पता चलेगी, ऐसा नहीं है नहीं पता चलेगी, तो उसी जगह का फिर कॉर्नल स्कैन करके भी और अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। वेना कावा में रीनल सेल कार्सिनोमा, इन्वेशन ऑफ वेना कावा अकर इन रीनल सेल कार्सिनोमा। इन्वेशन, जो हमारा पेशेंट का वेना कावा है वो अपने जगह को चेंज कर सकता है, प्लेस को। रीनल सेल कार्सिनोमा में इंफीरियर वेना कावा का डायरेक्शन जो है राइट से लेफ्ट साइड के इधर आ सकता है या एंटेरियर साइड जा सकता है, तो वो उसमें इन्वेशन हो जाएगा, वो अपने जगह में थोड़ा बदलाव हो सकता है, और वो कारण बनता है रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से, हेपेटोमा की वजह से और एड्रेनल कार्सिनोमा की वजह से, ठीक है। वेना कावा को कोई भी ट्यूमर जो उसके नेबरिंग एरिया पे, उसका जो नेबरिंग है, उसका जो पड़ोसी है, वेना कावा गुजरता है तो रास्ते में किडनी भी है, लीवर से भी निकलता